जो भी साथी आए सबको दिल से वेलकम करता हूँ। तो मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक छोटा सा पीपीटी शेयर करता हूँ, और जितनी भी बातें करेंगे, समय भी कम है और समय के हिसाब से हम लोग जितने भी बातें करेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे, कोई भी बनावटी बात आपको नहीं लगेंगे। और मैं जो भी ड्यूटी के दौरान मुझे टाइम मिला अपनी स्टोरी में बताता नहीं, मीटिंग में ऑलरेडी वीडियो में आपने सुन चुका है। हम सबको एक चीज क्लियर करना है, हम लोग आरसीएम बिजनेस को क्यों करें। जब तक क्यों क्लियर नहीं, ऐसे तो अपने हर मीटिंग हर सेमिनार में हजारों आपको एग्जाम्पल देता है, और हर एग्जाम्पल में हर व्यक्ति का क्यों क्लियर नहीं होता है। किसका क्यों कब क्लियर हो जाए पता नहीं। और आप हमेशा लगातार प्रोग्राम मीटिंग सेमिनार में अटेंड करते रहना, हो सकता है आपका क्यों क्लियर होने में 5 साल 7 साल 8 साल भी लग सकता है। लेकिन जिस दिन आपका क्यों क्लियर हो जाएगा, तो आपका काम जो 10 साल में नहीं हो रहा है वो 6 महीने में हो जाएंगे। तो एक एग्जाम्पल आप सभी को सुनाना चाहेंगे, सुनेंगे सब लोग? एक बार हाथ उठा के ऐसे यस बोल दीजिए। चलिए एक बार एक आप छोटा यस सा एक सर, एग्जांपल यस। देते हैं आपको। हाँ, तो एक आईएएस आईपीएस अधिकारी की शादी हुआ। मैं हर बार जहां भी मीटिंग में जाता है उसको बताने की कोशिश करता हूँ। तो एक बार एक आईपीएस आईएएस अधिकारी का उनका शादी हुआ, और शादी होने की बाद जब पत्नी घर आए, तो पति ने पत्नी को पूछा आप कितने पढ़े लिखे हैं। तो पत्नी ने बोला मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं किया। तो उन्होंने पूछा आपने क्यों पढ़ाई नहीं किया। एक आईएएस की बीवी है, बड़े बड़े फंक्शन में जाना है, प्रोग्राम में जाना है, अगर लोग पूछेगा कि इतना बड़े अधिकारी की पत्नी अनपढ़ है तो मेरा क्या इमेज रहेगा। तो पत्नी ने उसका पति को समझाया जब मुझे किचन में खाना ही बनाना था, मेरे को बर्तन साफ करना था, तो इसमें पढ़ लिख के मैं करूंगा क्या, ये मुझे क्लियर करिए। तो पति ने उसका क्यों क्लियर नहीं कर पाया, क्योंकि उसने सवाल पूछा जब मेरे को काम ये करना, जब अनपढ़ होके ये काम कर सकते तो मेरे को मेहनत क्यों करे। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत कोशिश किया। ये तो जब ज्यादा पत्नी को प्रेशर देता है पढ़ने लिखने के लिए, तो उस दिन पति को खाना ही नहीं देता है। तो अब पति ने डर की मारी में बोलना ही छोड़ दिया कि इसको पढ़ाने का मतलब है मेरे को भूखे में रहना है। तो धीरे धीरे 20 साल बीत गया। 20 साल बीतने की बाद उनका दो बेटा हुआ, बेटा का भी 20-22 साल हुआ। तो उन्होंने लास्ट में अपना बेटा को इस्तेमाल किया, एक काम करो तुम्हारा माँ को तो कुछ सिखा दो, कम से कम घर में रहते हैं तो जब जब बेटा ने मम्मी को कुछ बोलने की कोशिश किया कि मम्मी थोड़ा तो पढ़ना चाहिए, कम से कम आपको तो इतना लिखना आना चाहिए है, तो बोला आप क्यों पढ़ाई नहीं किया। जैसे ये सवाल पूछा तो मम्मी ने पूछा कि तेरे को ये कौन पूछा, मेरे को पता है। और जिसने भी पूछा उनका जो हाल किया तुम लोगों का भी वही हाल करूंगा, ज्यादा सवाल पूछोगी तो आप धीरे धीरे बेटा ने भी पूछने छोड़ दिया, और उम्र धीरे धीरे 55 साल हो चुका है। कितना साल? 55 साल हो गया। पति का रिटायरमेंट आने का भी टाइम हो गया, पर हर कोशिश चला गया। होता है ना कभी कभी आरसीएम में कितना भी जोर लगा लो उसका आरसीएम करने का क्लियर नहीं होता है। तो 55 साल उम्र हो गया, रिटायरमेंट का टाइम हो गया, उनका अभी तक क्लियर नहीं होगा कि पढ़ना लिखना क्यों चाहिए। इसके बाद उन्होंने उनका हस्बैंड ने बोला कि मेरे को मुंबई में जाना है, 3 महीना का ड्यूटी है और मैं 3 महीना की बाद आऊंगा। ये बात बोल के उन्होंने सामान लेके घर से निकल गया। 15 मिनट बाद एक लेडीज, खूबसूरत लेडीज उनकी घर आए। आने की बात उनका पति का नाम सुशील जी था। बोला ये सुशील कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि वो तो 3 महीना के लिए मुंबई गया है। बोला कब गया, तो बोला वो तो काल ही निकल गया। अरे वो कैसे काल नहीं गया, सुबह मेरे साथ रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट किया और उसने तो मेरे को बुलाया था मिलने के लिए, और मैं उनसे मिलने के लिए आया, और कैसे चला गया। तो बोला नहीं आपको गलत फहमी है, वो 3 महीना के लिए मुंबई चला गया। तो उन्होंने बोला चलिए कोई बात नहीं, आप बहस करके कोई फायदा नहीं। इन्होंने एक लेटर दिया जिसमें हिंदी में पत्नी का हाथ में दिया, और देने के बाद उनको बोला कि आपका पति जब लौट के आता है तो उनको बोलना मेरा ये कागज पढ़ेगा, लेकिन अकेला पढ़ेगा, साथ में किसी को ना रखे। ये बात बोल के वो लेडीज चला गया। अब पत्नी को टेंशन होने लगा इस पेपर में क्या लिखा। तो गांव में आसपास के लोगों को बताने में शर्मा रहा था कि अपने पति का बदनाम क्यों दूसरे के पास करे, क्या लिखा होगा सोचने में वो परेशान है। अब पढ़ना उसको आ नहीं रहा है, दूसरे को दिखाने में उसको शर्म लग रहा है।
तो उसने अपने बेटा को फोन किया, बोला एक काम कर सकता है, मेरे को हिंदी लिखना पढ़ना सिखा सकता है क्या? तो बेटा ने बोला हाँ, जब हमारा पास टाइम थे, एक बार सब लोगों को बोलेंगे कि मोबाइल छोड़ दीजिए, ऐसे मोबाइल छोड़ दीजिए, आरा करके हाथ छोड़ दीजिए, आप लोग मोबाइल को बार बार घुमाता रहे, मोबाइल को छोड़ दीजिए प्लीज। हाँ, मोबाइल छोड़ देंगे तो मीटिंग एकदम स्टैंड हो जाएगा। तो इसके बाद उन्होंने बोला कि जब माँ पढ़ना लिखाने का टाइम था तो अब तो आपने मौका नहीं दिया, अब हमारा पास टाइम नहीं है। बोला हमको सीखना है, किसी भी हालत में हमको लिखना पढ़ना सीखना है, कहाँ जा सकता है बताओ? तो उसने बोला वहां से 30 किलोमीटर दूर में एक कोचिंग सेंटर पड़ता है, वहां पर पढ़ाते हैं। तो उसने 55 साल उम्र में 30 किलोमीटर दूर में कोचिंग सेंटर में गया पढ़ने के लिए, और सारे सब्जेक्ट छोड़ के पहले इसने हिंदी सीखा। 15 दिन तक खाना पीना छोड़ के इसने सीखा, और सीखने की बाद बड़ा एक्साइटमेंट होके घर में आया, और वो अलमारी से उस पति आने से पहले वो लेटर को निकाला, क्या लिखा था उसको पढ़ने के लिए जानने का इच्छुक था। अब उनका बिल्कुल क्यों क्लियर हो गया कि मेरे को ये लेटर तो पढ़ना ही था। इसने लेटर पढ़ा, और लेटर में खुलने के बाद उसने देखा 2 लाइन लिखा हुआ था, सुनेंगे क्या? यस सर। उसमें लिखा था ये हमारा आखिरी कोशिश है आपको पढ़ना लिखना सिखाने का। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? बिल्कुल वही लाइन सर। लिखा, वही लाइन लिखा हुआ था, और आखिरी कोशिश काम आया। अब बताओ, 55 साल उम्र में इनकी पति किसके साथ क्या बातें कर रहा है, वो सीखने के लिए इन्होंने हिंदी सीख लिया। तो यही काम उन्होंने 2 साल की उम्र से लेके 55 साल की उम्र तक उसके माँ बाप से लेके पति से लेके बच्चा से लेके पूरा समाज कोशिश किया, और उसको पढ़ा नहीं पाया। और इसका क्यों क्लियर नहीं था, अब इसका क्यों क्लियर हुआ, मेरा पति क्या करता है मुझे जानना है। तो आपको भी आरसीएम क्यों करना है, एक सवाल मन में लाइए और उसको क्लियर करिए, तो मेरे ख्याल से वो 55 साल आपको, वो 15 साल आपको नहीं लगेगा। कई लोग आरसीएम में आके नहीं बोलते हैं मेरे को आरसीएम 2 में समझाया, 13 में समझ में आया, 19 में काम स्टार्ट किया। तो ये सारे स्टोरी तो आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सारे स्टोरी बहुत पुराना हो चुका है। तो आप लोग आज जो भी मीटिंग में है, तो आप आज की मीटिंग से कम एक क्यू लेके घर में जरूर जाना, जा सकते हैं सब लोग। और उसको क्लियर क्यों करना, मतलब आपके साथ ऐसा कौन सा शब्द जो जुड़ा हुआ है, उसी शब्दों के आधार पे ही आपको काम करना। अगर पीपीटी आ जाता है तो एक बार यस बोलिएगा। यस सर, आ यस। जाए। ओके। तो अभी आपको ऑलरेडी मेरा बारे में थोड़ा मालूम चल गया, मैं अगरतला से हूँ, मैं पहले फोर्स में था, मैंने रिटायरमेंट ले चुका हूँ, और इसी फुल टाइम को आरसीएम करने के लिए सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, जब मैंने नौकरी में गया था तो मेरा सैलरी 2630 रुपया था। जब मैंने, और मैं सब इंस्पेक्टर बनने वाला था, उसी जगह से मेरे को अब लगा कि आप सिस्टम के हिसाब से मेरे को कुछ और करना है, क्योंकि बचपन से जिद्दी था, देश के लिए एक अलग जुनून था, तो फौज में जाने का इच्छा था। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब हम फौज में जा रहा था तो कागज के नीचे एक शब्द लिखा हुआ था कि अगर आपको नौकरी करने के दौरान किसी कारण में मौत हो जाए तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, अगर आप जाना चाहते हो तो साइन मारो और चले जाओ। तो आप सोचो, 2630 रुपया के लिए हमने मौत को साइन किया और आंखें बंद करके मुस्कुराते हुए चला गया। हमको तो एक बात क्लियर था, मरना तो है ही है, इधर मरो चाहे किधर मरो, पर हमारा लक्ष्य क्लियर था, हमने चला गया। लेकिन आप एक बात बताइए, आरसीएम की फॉर्म में कहीं भी लिखा है क्या कि मौत हो जाए तो आरसीएम का गारंटेड नहीं? नहीं लिखा है, फिर भी हम इतना डरते हैं, है ना। आरसीएम करने में इतना डरते हैं जैसे हमको लगा कि कोई हमारा गर्दन में तलवार चला देते हैं। पहले तो यहाँ पर आप एक चीज, तो बाकी को कामों में बहुत खतरा होता है, रिक्स होता है, यहाँ पर कोई रिक्स नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने क्यों छोड़ा, मेरे को मालूम है कि देश में बहुत सारे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, और जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तब किसी काजों कामों के निर्माण होता है। देश में आतंकवाद थे, देश की परेशानी होती है, फौज की जरूरत था, टेक्नोलॉजी कम थे, हथियार कम थे, तब लोगों को इस्तेमाल किया। बट धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हुआ, आज अगर पाकिस्तान से लड़ाई होता है
तो सच बोलिए, इंसान को भेजेगा मिसाइल भेजेगा? मिसाइल भेजेंगे। तो ऑब्वियसली हमारा काम कोई जरूरत नहीं, और जब काम इंसान की जरूरत नहीं होता है, कौन उसको ज्यादा दिन खिलाएगा? तो हमको ये बात क्लियर हो गया कि 10 साल के बाद गवर्नमेंट हमको लात मार के घर भेज दे, तो अच्छा है लात खाने से पहले हम खुद ही चले जाते, है ना। तो इसीलिए हमने इस नौकरी को छोड़ा, और आरसीएम बिजनेस को हम इसीलिए चुनाव किया क्योंकि फोर्स की तरह यहाँ पर भी एक समस्या दिखाई दी। चलिए बात करते हैं, ऐसा क्या समस्या है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। आज भारत की सबसे ज्यादा सब लोगों के पास तीन समस्या है। तीन समस्याएं सबके पास कॉमन है। पहला है, आदमी का पास कोई काम नहीं है। मानते हैं इस बात को? है ना, हर व्यक्ति यही परेशान है कि काम क्या करो, हमारा पास तो कोई काम ही नहीं है। अच्छा, मेरा आवाज आ रहा है सबको? जी सर, क्लियर आ रहा है सर। हाँ। पहला क्या समस्या है, हमारा आदमी का पास कोई काम नहीं है। दूसरा समस्या क्या है, दूसरी काम के लिए कोई आदमी नहीं है। यानी पहला समस्या क्या है, लोग बोलते हैं हमारा पास काम नहीं, और दूसरा समस्या है काम के लिए आदमी नहीं है। देखिएगा, ज्यादातर लोग बोलते हैं कि सर हमारा पास तो काम बहुत है लेकिन क्वालिटी का आदमी नहीं है। और तीसरा समस्या, काम के लिए लिए हुए आदमी कोई काम का नहीं है। कई अपलाइन डाउनलाइन को बोलते हैं भाई तेरा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है, बोला सर मेरे टीम में एक भी आदमी काम का नहीं है। आप थोड़ा बात को समझो। पहले तो हमारा पास काम नहीं था तो हमने आरसीएम ज्वाइन किया। ज्वाइनिंग होने के बाद हमको लगा कि अपलाइन को लग रहा है कि हम किसी काम का नहीं है। अब किसी की लीडर को भी पूछो कि सर टीम इतना बड़ा है, बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो लोग क्या बोलते हैं, सर मेरे टीम में एक भी आदमी कोई काम का नहीं। बोलता है कि नहीं बोलता है? तो हमारा अपलाइन को पूछो, वो भी वही जवाब देता है। इसका मतलब हम जिस समस्या है, तो बाकी लोग भी यही समस्या है। कारण क्या है, देखो बीच वाला फोटो आप देखो, हम 99% लोग कहाँ पर व्यस्त है आप देखो। अगर हम ऐसे बिजी रहेंगे, ऐसे व्यस्त रहेंगे, तो सच में हमारे पास काम नहीं होगा, क्योंकि हमने मोबाइल को इतना ज्यादा प्यार और मोहब्बत दे दिया। जितना ज्यादा हम काम पे देना चाहिए उससे ज्यादा हमारा मोबाइल पे है। और लोग आज की डेट में इतना झूठ बोलते हैं, मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ। एक दिन एक रॉयल्टी अचीवर था, मैंने उसको मीटिंग के लिए फोन किया। वो डिपो में आया हुआ था, डिपो मेरा घर के नजदीक है, तो मैंने बोला मीटिंग में क्यों नहीं है? तो बोला सर मैं मीटिंग में हूँ। जूम मीटिंग में बुलाया तो बोला फिजिकल मीटिंग में। मैं गाड़ी क्रॉस करते करते उससे बात किया, तो मेरे को दिखाई दिया वो बंदा डिपो के सामने बैठा हुआ है, कोई टेबल पे बैठ के मोबाइल चला रहा है। मैंने धीरे से पीछे गया और पीछे उसको बाल में ऐसे पकड़ा, पकड़ के बोला कि यार इतना भी झूठ मत बोलो, मेरे घर के सामने आके झूठ बोलने का क्या जरूरत था? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहने की मतलब, आज हम बिस्तर में सोते सोते अपलाइन को बोल देते मीटिंग में है ना। तो ये बात प्रैक्टिकल अगर ढूंढूंगी तो 10 लोगों में एक लोग मिलेंगे, और जिसने भी फोन कर रहे वो भी बिस्तर से फोन कर रहे हैं। मजे की बात क्या है, जिसने भी फोन कर रहे वो भी बिस्तर से कर रहे हैं, और जिसने भी उठा रहा है वो भी बिस्तर में ही है। नहीं तो बिजनेस करने के लिए बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका विजन क्लियर है तो आप कर सकते हैं। तो मेरा क्यों कैसे क्लियर हुआ, देखिए मैंने 2004 में, मैं जिस मकान में बैठा हुआ, ये 24 रूम का एक मकान मैंने बनाया आरसीएम करने के दौरान। तो मैंने 2004 में ये ड्रीम बनाया, देश बाहर में घूमने लगा ड्यूटी करते करते, तो मैं एक बड़ा घर का ड्रीम बनाया। तो एक बार मैं, मेरे को जो भी आरसीएम समझाने के लिए आते थे मैंने उसको नेगेटिव कर देता था। क्यों? नौकरी था, थोड़ा सैलरी था, तो जो भी आरसीएम करने के लिए आते थे तो उनका तो स्टार्टिंग में इनकम होता नहीं था, तो उनको इतना नेगेटिव करता था, खुद ही आरसीएम छोड़ देता था। और एक बार तो ऐसा हुआ, मेरे को गलती से किसी ने आईडी लगा भी लिया, और जिसने लगाया उसको ही मैंने नेगेटिव कर दिया, वो आज तक आरसीएम नहीं किया। ऐसा हम लोग का अंदर जुनून था नेगेटिव करने का लोगों का। तो बोलते हैं ना, बाप का भी बाप होता है, तो मेरे को भी एक ऐसा बाप दिल्ली में मिला जिसने मेरे को बोला आप आरसीएम क्यों नहीं करेंगे? तो मैंने बोला कि क्यों करेंगे वो बताइए। तो उसने बोला कि सर एक बात तो मुझे अच्छा लगा कि आपने सवाल पूछा क्यों करना चाहिए, चलिए हम बात करते। तो उसने डायरेक्ट पूछा आपका कोई ड्रीम है क्या? नहीं। तो मैं बोला ड्रीम तो सबका होता है, किसका नहीं है? क्या ड्रीम है? तो मैंने अपने घर का एक नक्शा उनको बताया कि मेरा पहला ड्रीम है घर बनाना। तो बोला कब बनाएंगे? मैं बोला 2015 तक बनाएंगे। तो उसने बोला कितना पैसा खर्चा होगा इस घर में? तो मैंने बोला कि सर लगभग अनुमान तो नहीं है पर फिर भी हो जाएगा सर। तो बोला
आप अंदाजा नहीं लगा सकते, आपका घर बनाने में लगभग 1.5 करोड़ रुपया खर्चा होगा। आप बताओ आपका काम क्या क्या? मैंने बोला बस नौकरी करता हूँ। तो बोला सैलरी कितना है? तो मैंने बोला 15,000। तो बोला खाने पीने की बात बचता कितना है? तो मैंने बोला 5,000। तो साल का कितना हो गया? 60,000। थोड़ा बात को समझ लीजिएगा। 2010 से लेके आंदोलन से जस्ट पहले 15 की बीच में 6 साल में मेरे पास पैसा बचेगा 3,60,000, 60,000 के हिसाब से। और घर का नक्शा बना रखा कितना? 1.5 करोड़ का। तो उसने मेरे को कान में आके बोला मर्डर करने का प्लान तो नहीं किसी को? मैं बोला क्यों सर? बोला 1.5 करोड़ का मकान 15,000 सैलरी से कैसे पॉसिबल है, मुझे समझाओ। तो उस दिन मेरे को इसने एक एग्जाम्पल दिया था, वही एग्जाम्पल मैंने आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा सामने एक अमरूद का पौधा है, वही समझाया था मेरे को। तो मेरे को बोला इसमें कितना भी पानी डालो, इसमें कितना भी पानी डालो तो इसमें क्या आएंगे? अमरूद आएंगे? नहीं, हमारा भारत की 99% लोगों को डाउट रहता है कि नहीं इसमें ज्यादा पानी देंगे तो इसमें एप्पल भी आएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है कि इसमें एप्पल भी आएंगे? लेकिन क्या पॉसिबल है? नहीं है। हम कितना भी पानी डाले तो इसमें अमरूद ज्यादा आ सकते हैं पर एप्पल नहीं आएंगे। तो कहने की मतलब हम जिस काम को करते हैं उस काम में जो भी चीज हमारा पूरा हो रहा है हो रहा है। अगर हमको अमरूद की जगह में एप्पल खाना है तो हमको एक पौधा लगा लेना चाहिए तुरंत। यानी जो आप काम करते हैं उसके साथ आरसीएम का काम करिए और उसमें हर टाइम पूरा सेवा पानी करते रहिए। अमरूद का पौधा तो आपका कोई गया नहीं, आपने एक नया पौधा लगाया। लेकिन एक बात है, ज्यादा सेवा पानी करने के बाद उसमें एक दिन जरूर एप्पल आएंगे। तो आपको एप्पल खाने के लिए आपका पूरा आपका हो जाता है। कहने की मतलब है आपको एप्पल खाना है तो एक पौधा तो लगाना चाहिए, लेकिन गलत फहमी में अमरूद की पौधा में जबरदस्ती एप्पल लाने की कोशिश करेंगे, वो नहीं आएंगे। कहने की मतलब हमारा जो ड्रीम है, अगर वो 10 15 20 साल से वो ड्रीम पूरा नहीं हुआ उस काम से, तो आपको एक नया रास्ता लेना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? नया रास्ता लेना चाहिए। और उसमें जो भी खाली टाइम मिलता है, मोबाइल वगैरह ये सब टीवी वगैरह छोड़ के थोड़ा टाइम निकाल के आप इसको दीजिए। तो मेरा गारंटेड है एप्पल की तरह आपका रॉयल्टी और टेक्निकल इनकम भी जरूर आ जाएंगे। लेकिन इसका क्यों कैसे क्लियर हुआ, मैंने पहले ही बोला मुझे नहीं पता है। मैं जब जब मैंने आरसीएम स्टार्ट किया था, आमतौर पर जब आरसीएम स्टार्ट करते हैं तो घर से लोग पागल बोलने लगता है ना। और इसके बाद समाज, इसके बाद दोस्त लोग, सब लोग बोलते रहता है। मैंने जो फर्स्ट टाइम आरसीएम का प्रोडक्ट लेके घर में गया था तो हम लोग कैंटीन से परचेस करता था। तो मेरा मैडम को लेक्मी का क्रीम, फलाना कंपनी का फलाना, बहुत सारे नाम है, हम तो आरसीएम करते करते आधा कंपनी का नाम ही भूल गया अभी। वो कैंटीन से प्रोडक्ट लेके उनको देता था। तो ऑफलाइन बोलते हैं पैसा आने के लिए हर महीना में परचेस करो। हमने 2,000 का प्रोडक्ट परचेस करके घर में लेकर पत्नी ने बोला कि हमको ये यूज नहीं करना। आप देखो, हम जब अपने पत्नी को यूज नहीं करा सकते तो दूसरे की पत्नी को कैसे समझा सकते हैं? तो बहुत चैलेंज की बात है। तो हम ऐसा सिचुएशन आता है तो भगवान को बोलता हूँ कि यार कुछ तो बुद्धि हमको भी दे दे, बाकी लोगों की तरह कम से कम पत्नी को कन्विंस कर दे, है ना। तो एक दिन ये सामान उठा के लेके चलने लगा तो मैडम पूछा कहाँ लेके जा रहे हैं? तो हम बोला पड़ोसी में एक भाभी है, उनको आरसीएम का प्रोडक्ट पसंद है, हम उनको दे देंगे। तो मैडम बोला पैसा? हम बोला पैसा नहीं देंगे, ऐसे भी तो इधर एक्सपायर हो जाएगा, इससे अच्छा उनको दे देते। पता है मैडम ने क्या बोला? कि प्रोडक्ट नहीं देना, कंपनी में वापस करो, वहीं से पैसा रिटर्न लेके आ जाओ। क्या ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो मन में ऐसा बहुत सवाल आता था, जब भी लोगों को समझाने के लिए जाता था अंदर से एक सवाल आता था, जब खुद को घर में अपने पत्नी को नहीं समझाया तो तेरा बात दूसरा क्यों सुनेगा? तो मैंने पहले डिसीजन लिया, चलो जो भी हो पहले पत्नी को समझाएंगे बाद में लोगों को समझाएंगे। ये काम करने में मेरे को कई महीना भी दिए। आरसीएम का सामान बैग में ही पड़ा है, मुझे डर लगने लगा कोई एक्सपायर ना हो जाए। एक दिन मैडम को बैठा के मैंने बोला देखो, आप तो मुझे प्यार करते हैं? बोला बिल्कुल करता हूँ, क्योंकि हमने ऐसे भी लव मैरिज शादी की है। मैं बोला कितना प्यार करता हूँ? मैं बोला वो बोला बहुत ज्यादा। बोला मेरे लिए क्या कर सकता है? बोला मैं जान दे सकता हूँ। मेरे को लगा कि आप मौका है, बोल देता हूँ। मैंने बोला कि जान बाद में दे दो, इसमें थोड़ा सा सामान है उसको इस्तेमाल करके दिखा दो, इसमें मौत तो नहीं होगा, गारंटेड है। अगर इसको इस्तेमाल कर लिया तो हमको ये गारंटेड हो जाएगा कि हाँ जान दे सकते हो। तो मैडम ने बोला बस इतना सा बात है। तो ये बात को साबित करने के लिए कि वो मुझे प्यार करते हैं बोल के उन्होंने आरसीएम की प्रोडक्ट को यूज किया। और यूज करते करते उनको कुछ प्रोडक्ट समझ में आ गया। इनका पीरियड का समस्या था, आरसीएम की हेल्थ गार्ड की तेल से उनको वो समस्या दूर हो गया। 5 लीटर तेल
2-3 महीना में खाया हम लोग, क्योंकि वहां पर हमारा दो लोग ही थे, ज्यादा लोग थे नहीं, खर्चा कम थे। तो इसी से उनको समझ में आ गया। आज मैडम को बाहर से प्रोडक्ट लाके देता हूँ तो ये सवाल उल्टा पूछता है, जब आरसीएम है तो बाहर का क्यों लेके आते हैं? कोई मेहमान घर में प्रोडक्ट देते हैं तो उसको बाहर रख देते हैं पैक करके। वो जब कोई किसी के घर में जाते हैं तो उसको दे के आ जाते हैं, बोलते हैं बाहर का प्रोडक्ट बाहर ही रहना चाहिए। कहने की मतलब है, मैडम का क्यों समझ में आया, मुझे क्यों समझ में आया, काम करने लगा। जैसे ही काम करने लगा तो मेरे को उठा के पोस्टिंग कर दिया दिल्ली से अरुणाचल। आप सोचो, राजधानी से भेज दिया जंगल में, क्योंकि ऑफिसर को मालूम चल गया ये आदमी आरसीएम का काम शुरू किया। तो मेरे को भेज दिया अरुणाचल में। और आपको पता, अरुणाचल में जब गया वहां पर 300 किलोमीटर दूर में कोई पिकअप सेंटर नहीं है। कितना किलोमीटर? 300 किलोमीटर दूर में कोई पिकअप सेंटर नहीं। कैसे काम करेंगे? इसके 300 किलोमीटर दूर में तक पिकअप सेंटर है, बट उनके पास कोई सामान नहीं है। फिर हमको 800 किलोमीटर दूर गुवाहाटी से हम प्रोडक्ट लाके, एक कार्टून हेल्थ तेल, 200 रुपया किराया, 100 रुपया में 300 100 रुपया में अरुणाचल, 200 रुपया किराया देके वो तेल लाके हम आरसीएम स्टार्ट किया। अब ऊपर में साइन बोर्ड देखो, मेरा पिकअप सेंटर जो था, मतलब एक, अगर नीचे क्या सामान बेचता है तो आप पूछोगी तो हंसोगी, पान बीड़ी तांबुल सिगरेट दारू तक भी बिक्री होता था। उस दुकान में आरसीएम का तेल रख के मैंने, इसके सामने से आते जाते थे ड्यूटी के लिए, और वहीं से मैंने आरसीएम बिजनेस स्टार्ट किए। मेरा अपलाइन को बोला कि सर कब तक ऐसे चलेंगे? तो उसने मेरे को बोला, जब तक दुकान लगेंगे पिकअप सेंटर लगेंगे तब तक तेरा इनकम लाखों हो जाएंगे, तू करते जा बस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैंने बोला समय जब बीत रहे करते रहता हूँ, और ये काम वाकई में हुआ। ये मेरा पहला पिकअप सेंटर है। क्या आपके आसपास में ऐसी पिकअप सेंटर है? इससे अच्छा है? इससे अच्छा है ना? तो अगर इससे अच्छा है, सब लोग साइलेंस क्यों, आवाज कोई नहीं आ रहा है? सर शायद पीपीटी चेंज नहीं हो रही। हाँ, पीपीटी चेंज किया नहीं मैंने, जब चेंज करेंगे तो आ जाएगा। तो कहने की मतलब है, जब आपका ये जो जितना भी आप फोटो देखे अरुणाचल का, तो मतलब आपका पिकअप सेंटर तो इससे अच्छा है ना? तो जब यस सर, आपका, काफी अच्छा है। आपका तो काम मेरे से अच्छा होना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये बात नोट करके ले जाइए कि पिकअप सेंटर जो अच्छा है तो काम तो अच्छा करना पड़ेगा। ये हमारा डिस्प्ले वॉल था, जब हम किराए की मकान पे रहते थे ड्यूटी के दौरान, तब ऐसा डिस्प्ले वॉल खोल के घर में प्रोडक्ट रख के दूर दूर से हमने काम स्टार्ट किया। जिनका पिकअप सेंटर अच्छा है उनका इनकम भी अच्छा, उनका चेहरे में भी स्माइल है। जिनका पिकअप सेंटर डिस्प्ले वॉल नहीं है, वो सवाल है ये क्या है? तो ये आप मीटिंग की बात देख लेना, डिस्प्ले वॉल क्या है, और इसको तुरंत चालू करिए। जिसका नहीं है वो जल्दी चालू करिए। देखिए, कोई भी चीज क्लियर कैसे होता है? 1979 में भारत में टॉयलेट क्लीनर आए थे, और जब टॉयलेट क्लीनर आए थे तो भारत में टॉयलेट ऐसा था। आप थोड़ा फोटो को गौर कीजिए। तो भारत में 99% लोग जंगल में जाते थे टॉयलेट करने के लिए। उस टाइम टॉयलेट क्लीनर लॉन्च हुआ। आ रहा है, दिख रहा है सभी को? आप थोड़ा सोचिए, हम जब 2001 में नौकरी करने के लिए जाते थे तब देखे लोग टॉयलेट में जंगल में रेलवे स्टेशन के पास जाते थे। ये तो 1979 की बात कर। जब टॉयलेट क्लीनर पहले बार भारत में आए तो बाप बेटा ने बिजनेस स्टार्ट किए। और पूरा इंडिया का जो लग्जरी टॉयलेट से ऐसा रहता था, लकड़ी का चिनार का पेड़ से ये टॉयलेट बनता था। इसी को साफ करने के लिए टॉयलेट क्लीनर बनाया गया। थोड़ा समझो बात को। पूरा साल में मेहनत करने के बाद 800 रुपया का प्रोडक्ट बिका। कितना का? पूरा महीना में मेहनत करने के बाद 800 रुपया का माल बिके। 5 करोड़ इन्वेस्ट था तब की, 5 करोड़ इन्वेस्ट से 800 रुपया का माल बिका। बेटा बोला पापा ये बिजनेस चलेगा नहीं, हम छोड़ देंगे। बेटा छोड़ दिया, बाप लगे रहे। उन्होंने बोला तू टेंशन मत ले, एक दिन भारत में ऐसा दिन आएगा कि लोगों का टॉयलेट ऐसा बनेंगे। आप पूरा फोटो में गौर करिए, लोगों का टॉयलेट ऐसा बनेंगे कि किचन से सुंदर इनका टॉयलेट होगा, और टॉयलेट क्लीनर घर घर में जाएंगे। आज हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया का आंकड़ा ये बता रहा है कि 2 करोड़ लोग हर महीना में टॉयलेट क्लीनर लेते हैं। 79 रुपीज के हिसाब से हर महीना में 1800 करोड़ का टर्नओवर होता है। कितना करोड़ का? मतलब 1800 करोड़ का टर्नओवर होता है एक टॉयलेट क्लीनर का। और हमारा आरसीएम में कितना सारे प्रोडक्ट है, सोचो। अगर एक प्रोडक्ट का टर्नओवर 1800 करोड़ जा सकता है, तो हमारा प्रोडक्ट इससे ज्यादा है कम है? ज्यादा है ना?
तो उम्मीद करता हूं कि हमारा टर्नओवर इससे ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हमारा टर्नओवर उससे ज्यादा होना चाहिए, काम हमको उससे ज्यादा करना पड़ेगा। पूरा इंडिया में मैं सबको बोलता हूँ कि मैं कमांडो ट्रेनिंग इसीलिए करता हूँ और इसीलिए लेता हूँ। कमांडो कोई वर्दी नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए जो कमांडो का फोटो देख रहा है इसके लिए वर्दी पहनना पड़ेगा, बंदूक लेना पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कमांडो एक सोच है, कमांडो एक अंदर की आग है। आप याद करिए जब बचपन में आप स्कूल में जाते थे, तो स्कूल में जाने के बाद आपके अंदर क्या जुनून था। प्रिंसिपल को देखते थे तो आपका मन में ख्याल आता था मैं प्रिंसिपल बनेंगे। अच्छा टीचर देखते थे तो आपका मन में ख्याल आता था मैं एक टीचर बनूंगा। एक फौजी को रास्ता में देखते थे तो मन में ख्याल आता था एक फौजी बनूंगा। यानी कमांडो तो पहली सी है। वो जो अंदर की सोच है उसको मरने मत देना। शादी की बात 99% महिलाओं ने इसको उसी टाइम कब्र में दफना देता है। उसको दोबारा जगाओ। आप बताता हो कि कमांडो हमको क्यों बनना है। क्योंकि फौज में जब भर्ती किया तब तो देश की समस्या थे। अब देश का सबसे बड़ा समस्या क्या देख लो। आप भारत की सबसे बड़ा समस्या है बेरोजगारी और दूसरा है बीमारी। आप थोड़ा इस बात को गौर कीजिए। हम भारत में प्राइम मिनिस्टर क्यों चुनाव किया। हम भारत में इसीलिए प्राइम मिनिस्टर चुनाव किया ताकि देश में बेरोजगारी दूर करे और बीमारी दूर करे। और कितना प्राइम मिनिस्टर आया और गया, ना बेरोजगारी दूर हुआ ना बीमारी दूर हुआ। मानते इस बात को। आप सबको एक बात बोलता हो कि आपकी कंधे में बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। लेकिन आप सब जानते हैं कि आरसीएम की प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको खाने से बीमारी दूर हो सकता है और इसको खाने से इनकम आ सकता है और लोगों को बता के आप जिंदगी बदल सकता है। यानी हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्रोडक्ट है वो हमारा पास है, जिसमें हम भारत की बीमारी भी दूर कर सकते हैं और भारत के लोगों को रोजगार दे सकते हैं। और इसको मिलने के बाद भी हम नौकरी के लिए भागते हैं। इसको मिलने के बाद भी हम दूसरे काम के लिए जाते हैं। इसका मतलब खुद के पास मिला हुआ सोने की कीमत हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो आज एक मिशन बनाइए। आज भारत में जो भी डॉक्टर शुगर की दवाई बेचते खुद शुगर में भोग रहा है ना। जो बीमार लोगों को दवाई देते खुद बीमार है। पर आरसीएम के लोग इतना गारंटेड है कि हम लोग सब स्वस्थ हो गए लोगों के पास जा रहे हैं। कितने लोग मानते हैं इस बात को, एक बार हाथ उठा के यस बोलिए। चलिए एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा दीजिए अगर आप बात को एक्सेप्ट करते हैं। देखो आपका कांधा में क्या जिम्मेदारी है, पूरा ये वीडियो को देखो आप। समझ में आया। आज देश की जवान की हार्ट अटैक हो रहा है। देश की जवान खड़ा होकर ड्यूटी नहीं कर पा रहा है। अभी ये जो 26 जनवरी का जो परेड हुआ था, आप सोच के देखो परेड में लोग गिर रहे हैं। मैं आप सबको बता रहा हूँ अगर देश में कोई फौज में भी जाए तो कम से कम उसकी माँ बाप को आरसीएम की प्रोडक्ट खिलाने की जिम्मेदारी लो, ताकि वो मजबूत बच्चा पैदा करे और देश के लिए लड़ने के लिए जाए। नहीं तो ऐसे लोग अगर फौज में जाएगा तो दुश्मन से लड़ने से पहले खुद की हार्ट अटैक हो जाएंगे। और ये जानकारी किसी का पास नहीं आरसीएम के लोगों के अलावा। हमारा पास उसकी जानकारी है और अब प्रैक्टिकल हम उसको झेलते हैं, महसूस करते हैं। तो हम लोग सब मिलके इस क्रांति का, इस अभियान का जिम्मेदारी लेते हैं। एक बार हाथ उठा के ये बोल सकते हैं। देखो बहुत बड़ी काम है। कोई ना कोई यस आपके सर। आसपास में लोग फौज यस में जाएंगे सर। तो आपको ये काम करना पड़ेगा। यस सर। कुछ बोलना चाह रहे हैं? नो सर, यस सर बोल रहे हैं हम। ओके। अब देखिए एक फोटो आया आपके सामने और समय भी पूरा हो रहा है। आपको कुछ बातें करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। हम सब आज की डेट में 99% लोग खूबसूरती के पीछे ध्यान देते हैं और खूब सारे ब्यूटी पार्लर भी खुल चुका है मार्केट में। लिपस्टिक भी खूब लगाते हैं। मैंने कई सारे मीटिंग में लेडीज को पूछता हूँ लिपस्टिक क्यों लगाते हैं। एक बार एक मीटिंग में पूछा एक लेडीज को आप लिपस्टिक क्यों लगाया, तो बोला पति के लिए। तो बोला पति कहाँ है, बोला कश्मीर में है। बात समझ में आ रहा है क्या नहीं। दूसरे को पूछा आप क्यों लगाते हैं, बोला अपने हस्बैंड के लिए। हस्बैंड कहाँ है, तो बोला महाराष्ट्र में काम करता है। आप सब लगाता है, रीजन पूछो तो कोई नहीं बता सकता है। लेकिन हाँ ये बोलता जरूर कि सर सुंदर दिखने के लिए। सबसे लास्ट में कॉमन सवाल आता है सुंदर दिखने के लिए। मैं आपको एक बताऊं, इस धरती का जितने भी जीव है उससे सबसे ज्यादा खूबसूरत है मानव, और मानव से सबसे ज्यादा खूबसूरत है नारी। वो पहले से ही खूबसूरत है। उसको खूबसूरत होने के लिए लिपस्टिक जरूरत नहीं है।
लेकिन फिर भी लगाना है, नहीं तो हमारा बिजनेस वॉल्यूम नहीं आएंगे। लेकिन आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। एक बात बताइए, 50 साल 60 साल की कोई लेडीज है, अगर इनको आप लिपस्टिक देंगे, लगाएगा क्या? नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि उनको मालूम है कि उम्र के साथ साथ इसी खूबसूरत का कोई काम नहीं आता है। दोस्त, मैं सब जगह में एक ही बात बोलता हूँ, ये लिपस्टिक आजकल तो जेंट्स भी लगाता है, ये लिपस्टिक वगैरह जो भी हम लगाते हैं ना, अट्रैक्शन के लिए, आकर्षण के लिए, ताकि भीड़ में लोग हमको पहचाने, हजारों लाखों की भीड़ में हमको देखे, हमको कुछ अलग लगे। इसीलिए हम हर एक महंगा चीज इस्तेमाल करते हैं, हर एक खूबसूरत चीज इस्तेमाल करते हैं। हाँ, पता नहीं क्या क्या मार्केट में निकाल चुका है, आज हमारा अट्रैक्शन के लिए निकला है, क्या नहीं निकला? लेकिन मैं आपको बताऊं, ये खूबसूरती उम्र के साथ एक बार ढल जाएगा। तो ऐसा कौन सा लिपस्टिक है जिसको लगाए और मरने की बात भी ना निकाले? सुनना चाहेंगे आप लोग? यस सर। अब देखिए, कुछ ऐसा बात करते हैं जिन्होंने कौन सा लिपस्टिक लगा के इस दुनिया से गया, थोड़ा याद करिए। आप देखे होंगे, ये मदर टेरेसा है, कभी लिपस्टिक उन्होंने लगाया क्या? नहीं लगाया। क्या सुंदर है? यस, आप बोल रहे सुंदर है। क्या अब्दुल कलाम आजाद कभी लिपस्टिक लगाया? नहीं लगाया, पर सुंदर है। हर घर में उसकी फोटो लग सकता है, हर बच्चा उसको पहचान सकता है। क्या गांधी जी कभी लिपस्टिक लगाया? नहीं लगाया, लेकिन हाँ, इन्होंने अपने जीवन में कर्म का लिपस्टिक लगाया। उन्होंने पैदा होने से लेके मरने दम तक, इन्होंने तो शादी करना तक भी भूल गया कई लोगों ने। देखिए, हर पल हर क्षण इन्होंने हमारे लिए काम किया। आज महात्मा गांधी ने अगर नमक में टैक्स लगाना नहीं रोकता अंग्रेज के हाथों से, आज हमको 5,000 रुपये किलो नमक खाना पड़ता। सोचो, यही आरसीएम आज कम रेट में प्रोडक्ट देने के लिए हमारा जरिया बनाया। अगर हमको हटा के कोई सेलिब्रिटी स्टार ले, तो इसकी रेट 4 गुना बढ़ जाएंगे और इस प्रोडक्ट को आम आदमी तक पहुंचना मुश्किल है। हमको गांधी जी जैसा जिम्मेदारी मिला, और हम लोग बिस्तर में सो सो के बोलते हैं कि सर बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, प्रोडक्ट बिक्री नहीं हो रहा है, सेलिंग नहीं हो रहा है, सर प्रोडक्ट बहुत महंगा है। ये बोलने से पहले अगर हम अपने जमीर में जागे ना, तो हमको सब दिखाई देते हैं हम कितना झूठ बोलते हैं। तो इसीलिए अगर आज मीटिंग की बात, कम से कम अपने अंदर की जमीर को हमको जगाना है, और हमको एक ऐसा जीवन में जितने भी समय बचा है, मरने की बात तो ये हो नहीं सकता। क्या मरने की बात हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। जितना उम्र अभी हमारा बचा है, अगर हमने अगले 10 15, इन्होंने तो अपने जीवन में कर्म करने के लिए 60 65 70 साल तक लगाया, हमारा पास तो 70 साल उम्र तो अभी है नहीं। इसीलिए जिसका पास जितने भी उम्र है, जी जान करके उसको काम में लगाइए, ताकि हमारा जीवन सार्थक हो जाए। कर सकते हैं सब लोग। इन्होंने हर पल दूसरे के लिए सोचा, हर दिन दूसरे के लिए सोचा, हम तो अपने लिए सोच के भी नहीं कर पा रहे। इन्होंने तो, इनको तो कोई पैसा तक भी नहीं दिया, हमको तो पैसा भी दे रहा है, रॉयल्टी इनकम दे रहा है, टेक्निकल दे रहा है, वाइटल दे रहा है, वाइटल बोनस दे रहा है। हर कुछ देने की बात भी हम नहीं कर रहे, फिर भी हम सक्सेस होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं। पैसा दे के हमको सफल नहीं बना पा रहे, है ना? तो यहाँ पर हम उनकी बराबर तो नहीं हो सकते। और ये है कि इनकी 100% की अगर 1% भी हमारा जीवन में आ जाए, तो कसम से हम जीवन में कुछ ना कुछ इतिहास तो रच के जा सकता है। कितना लोग एक्साइटेड है अपने जीवन में कुछ करने के लिए? हाथ उठा सकता है क्या? अगर एक्साइटेड है, तो बातों को भूलना मत। बातों को भूलना नहीं है। ये देखो, हमारा भारत के लोगों की आदत क्या है। ये कुछ लोग है, एजुकेशन किया, नौकरी के लिए भगवान के पास जाता है, भगवान को याद करते हैं, भगवान मेरे पति को नौकरी दे दे ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। जब नौकरी मिलता है, भगवान ने सुनता है और नौकरी भी देता है। और नौकरी देने की बात देखो, हमारा मास्टर लोग कैसे ड्यूटी करता है। ये हमारा भारत की टीचर है। लोग बढ़ते हैं सरकारी नौकरी जा क्यों रहे, सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है नौकरी इनको क्यों देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, आरसीएम में कुछ चेंज होना चाहिए। आरसीएम को लगा, जब सब तो सो के आरसीएम कर रहे हैं, चेंज करे तो किसके लिए करे? हम 99% लोग जब सुबह गुरुकुल प्रोग्राम चलते हैं, तो नींद में ही गुरुकुल प्रोग्राम खत्म हो जाते हैं। बोलते हैं आरसीएम में शिक्षा के प्रणाली ठीक नहीं है। भारत में कई करोड़ लोग आरसीएम करते हैं, और गुरुकुल में 3,000 लोग मुश्किल से नहीं आते। कई नारी आरसीएम करते हैं, मीटिंग में 1,000 लोग नहीं आते हैं। यही कारण है कि हम पहले भगवान को बोला कि भगवान एक ऐसा काम दे जिसमें बैठे बैठे पैसा आ जाए, तो दे दिया आरसीएम। और मिलने की बात, फिर हम दोबारा उसी टीचर की तरह सो गए। यानी कि मतलब है, हम जो पहले था, हमको वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमारा अंदर जुनून इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं बहुत सारे लोगों के घर में जाता हूँ, तो लोग बोलते हैं
सर हम क्यों आरसीएम करें, उम्र 60 साल हो गया, बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, बढ़िया कर रहा है, इंजीनियर बनेंगे तो हमारा तो जीवन काट जाएगा। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, समझ लीजिए। ऊपर में है चाइना का और नीचे है इंडिया का एजुकेशन, देखिए। आप थोड़ा समझ लो, हमने घर में बैठा है बच्चा को स्कूल में भेज दिया और 99% स्कूल में ऐसी पढ़ाई हो रहा है आज की डेट में। अरे उस बच्चे क्या करेगा लाइफ में जब उसको फ्यूचर के बारे में पता ही नहीं। और आज हर दिन न्यूज़पेपर में, टीवी में खबर आ रहा है, टीचर चला गया, टीचर ने के साथ स्टूडेंट चला गया फलाना के साथ। क्यों? क्योंकि हम अश्लील चीजों को देखते हैं। मोबाइल में भी वही है, स्कूल में भी वही है, हमारा संस्कार डेवलप नहीं हो रहे। हम भूल गया जो पुराना जमाना में हमारा घर में एक संगीत होता था और उनके साथ साथ हम अपने जीवन को बनाते थे, वो सब खत्म हो चुका है। हर व्यक्ति का पास आप ऐसा बीमारी लग चुका है जो हम चेंज नहीं हो पा रहे। इसीलिए हमारा पास सबसे बढ़िया प्रोग्राम है गुरुकुल प्रोग्राम। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, सुबह नींद से उठने के साथ साथ आप इस प्रोग्राम को 1-1.5 घंटा जो भी टाइम मिलता है स्पीकर ऑन करके परिवार को सुनाइए, जिससे हमारा परिवार की एक अच्छा कल्चर बन सकता है। करेंगे सब लोग? और दूसरा, आपको मालूम है आप क्यों कर सकते हैं आरसीएम? हम सबको बोलता हो कि लेडीज लोग सुबह उठ के 9 बजे तक जितना काम कर लेते हैं उतना एक जेंट्स सारा दिन में नहीं करता है। आप तो पहली हार्डवर्क करते हैं, पहली तो मेहनत करते हैं। तो जब आप इतना मेहनत करके जिंदगी जी रहा है तो इसी हिसाब से तो आरसीएम बहुत आसान है। हमको थोड़ा सा तेजी से करना चाहिए। बाप आप अपना क्यों क्लियर करिए, क्यों करना चाहिए। इतना सारे टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया, इतना सारे काम हो गया, आरसीएम क्या है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना, इतना सारा मीटिंग सेमिनार में हो चुका है। आपको इसके बारे में बताने की लिए जरूरत नहीं है। बस मैं आपको बता सकता हूँ, आप 3 हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। ग्राहक बन के, जिसमें आपको प्रोडक्ट छूट मिलेगा, आपको डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा, आप प्रचार करके काम करेंगे तो इसका आपका रॉयल्टी इनकम मिलेगा, टेक्निकल इनकम मिलेगा, जनरेशन मिलेगा। तीसरा, आप एक दुकान खुल के पिकअप सेंटर चला के भी आप अर्निंग ले सकता है। तीन हमारा पास प्लेटफॉर्म है, तीनों प्लेटफॉर्म में अलग अलग कैटेगरी का इनकम है। आप जैसा लेवल चाहोगी तो ऐसा सोच सकते हैं। अगर कमाना लाखों तो आप बीच वाला प्लेटफॉर्म को ध्यान दीजिए। जैसे करीना कपूर ने एक ऐड किया तो वो सारे प्रोडक्ट अभी आपके हाथ में है, जिससे आप पूरा इंडिया में नेटवर्क बना सकते हैं, अपना पहचान बना सकते हैं, लाखों की इनकम कमा सकते हैं।